धनबाद की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद ढुल्लू महतो के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस वार्ता में कई आरोप लगाए। अरूप चटर्जी ने कहा कि उनके दिवंगत पिता ने जीवन भर मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष किया और उनके खिलाफ की गई टिप्पणी उनकी स्मृति का अपमान है। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में लोग उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने सांसद डुल्लू महतो पर कोयले के कथित अवैध कारोबार, हार्ड कोक उद्योग को नुकसान पहुंचाने और श्रेय की राजनीति करने जैसे आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सांसद खुद को बेदाग मानते हैं तो किसी भी जांच एजेंसी की जांच से उन्हें डरना नहीं चाहिए। फ्लाईओवर परियोजना को लेकर भी अरूप चटर्जी ने दावा किया है कि गोविंदपुर निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर की मंजूरी सांसद बनने से पहले ही मिल चुकी थी और सांसद केवल इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका विरोध निर्माण कार्य नहीं बल्कि काम में पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर है। हालांकि सांसद डुल्लू महतो की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नजर सांसद की प्रतिक्रिया और इस राजनीतिक विवाद के अगले घटनाक्रम पर बनी हुई है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा कुछ दिन पहले जिस तरीके से मेरे पिता के बारे में अपशब्द कहा गया, हम समझते हैं जो किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरीके के वाक्य बोलना या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में इस तरीका का अपशब्द बोलना बहुत ही गलत बात है और इस तरीके के चीज़ों से, बातों से उनको बाहर जाना चाहिए। ढुल्लू महतो की पहली घटना नहीं है, आगे भी वो जयराम महतो के बारे में भी बोला है, आगे भी वो अनूप सिंह के बारे में भी बोले थे। तो वो लगातार जनप्रतिनिधियों को गाली गलौज करना, अपशब्द करना उनके व्यवहार में है, उनके खून में। तो हम समझते हैं जो ये काफ़ी गलत चीज़ है और जनता इसकी जवाब देगी। मैं पहले बता दूं, जो मेरे पिता वर्ष 1990 से 2000 तक निरसा के 3 बार प्रतिनिधित्व किए। वो जनता के नेता थे और आज 26 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी उनके शहादत दिवस पर 30,000 40,000 लोग टूटते हैं, खुद ब खुद आते हैं और जाते हैं। वो हमेशा कोयला माफियाओं के खिलाफ, पब्लिक सेक्टर में लूट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई थी जब वो मोटरसाइकिल से धनबाद से लौट रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अपशब्द करना हम समझते हैं जो बहुत ही गलत है। ढुल्लू महतो 2009 में पहली बार विधायक बने और मेरे पिता 2000 साल तक ही एमएलए थे। मैं पहली बार विधायक 2000 साल में बना, जून 2000 में। तो वो पहले धनबाद की राजनीति, झारखंड की राजनीति के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, तभी लोगों के बारे में बोलना चाहिए। मैं और भी बताना चाहता हूँ, जो ढुल्लू महतो महेशपुर साइडिंग में सेल पीकर मजदूर था और 40 रुपया 45 रुपया की हाजिरी में वो काम करते थे। वहां से लेकर उनकी साम्राज्य बढ़ते 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 आज 40,000 करोड़ के मालिक बन गए वो। और पूरे बाघमारा क्षेत्र में जितने भी इलीगल माइनिंग साइट्स है, आप जमुनिया नदी पकड़ लीजिए, आप लाकड़का पकड़ लीजिए, तेतुलिया, बारडी, कतरी नदी, आंगर पथरा, जोगीडी, चिटाही, केसलपुर, मुंडा धावड़ा, केसलपुर, कुम्हार टोला, मऊदा और हाथुडी, ऐसे तमाम और भी जगह हैं जहां उनकी इलीगल माइनिंग चलती है। और सारे इलीगल माइनिंग से वो उनके लोग वहाँ इलीगल माइनिंग करते हैं। उनका 13 भट्टा है, 6 भट्टा उनका अपना नाम पर है और 7 भट्टा वो पावर ऑफ अटॉर्नी लिए हुए अभी तक अपने नाम से नहीं किए। तो 13 भट्टा में ये सारा माल की खपत होती है। हार्ड कोक जो है बरवट्टा साइड में, उसमें सारा माल की खपत होती है
और यहाँ से फिर बनारस वगैरह तमाम जगहों पर बेची जाती है। तो एक दिन में इनकी कमाई करोड़ों रुपया की है। तो आप समझ सकते हैं इनकी एक महीना में कमाई 30 से 40 करोड़ रुपया इस अवैध धंधा में। उनका तमाम आउटसोर्सिंग से उनके जो है उनका माल निकलता है, सब उन्हीं के भट्टा में जाता है। जितने इलीगल साइट है वहां से माल निकलती है उनके भट्टा में जाता है। और तो और वहां पर जो जमुनिया नदी में जहां से ये निकलता है उसमें लोग सपना देखते हैं अपने बेटे को IAS IPS बनाने, और ढुल्लू महतो ने अपने बेटे को कोयला चोर बना दिया। वो खुद कोयला चोर है, उसका बेटा प्रशांत को भी कोयला चोर बना दिया। जमुनिया नदी से जो ट्रक्स निकलती है वो सुबह जाके हर दिन का रोज का कलेक्शन वो पर ट्रक 10,000 रुपया करके कलेक्शन लेके घर लौटते हैं। तो रात भर बाप बेटा का ये तांडव चलता है। बाप बेटा रात भर जो है ये ट्रक्स की कोयला ट्रक गिनना और उस पर रंगदारी तसल्ली करने की काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद कोयला चोरी में इन्वॉल्व है, जो खुद कांटा घर में रंगदारी में इन्वॉल्व है, जिसको लेके BN सिंह ने कई वर्षों तक लड़े, आज आप समझ लीजिए जो धनबाद जिला जहां हार्ड कोक और सॉफ्ट कोक की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री थी, आज सारा एक नंबर की इंडस्ट्री आस्ते आस्ते बंद हो गई, क्योंकि 11,000 में माल लेना और 13,000 में बेचना ये संभव नहीं यार। ये 5,000 में माल खरीदते और 7,000 में बेचते। तो स्वाभाविक बात है एक नंबर की जितने भी हार्ड कोक थी फैक्ट्री थी ये सारा बंद हो गई, और सिर्फ इनकी 2 नंबर की इंडस्ट्री जो है ढुल्लू महतो की आस्ते आस्ते पनप रही है। एक दिन ऐसा आएगा जो सारा हार्ड कोक ढुल्लू महतो को बेच देगा। सिर्फ ये नहीं, मैं कहता हूं जो ये जमीन आप चास, चंदन क्यारी, निरसा, पूरे धनबाद जिला में चल जाइए, लगातार ये जो पैसा है 2 नंबर का पैसा ये खपत करते जा रही है जमीन। अब पूरी जमीन ये खरीदते जा रहे विभिन्न नाम से। तो ये व्यक्ति लोगों की जमीन हड़पना, आप कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे जो किस तरीके से एक व्यक्ति ने, कोई रेवानी ने 96 एकड़ जमीन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसकी जमीन को हड़पने के लिए धमकी दिया था, जो तुम नहीं बेचोगे तो 2 लाख रुपया थाना में दे के तुम्हारा जमीन हम ले लेंगे। किस तरीके से 100 एकड़ जमीन जो वो हड़प के रखे, बाउंड्री वॉल करके रखे, उसके अंदर जिसकी जमीन है उन लोगों को किस तरीके से धमकाया जाता है। तो वो रंगदार तमाम लोगों को कहते हैं लेकिन खुद रंगदारी करते हैं। वो दूसरे को माफिया कहते हैं, वो झरिया में जाके आम सभा करके माफिया के खिलाफ लड़ाई करते हैं, लेकिन खुद जिसको जनता ने उस चेयर में बैठाया वो तो एक आवाज पर CBI की जांच कर सकते ही। वो क्यों नहीं 1.5 साल में, आप 2 साल में पार्लियामेंट में उठाए जो धनबाद जिला में कोयला चोरी चल रही है, यहाँ पर कोयला माफियाओं के खिलाफ CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच करती, सत्ताधारी दल के सांसद है आप, अगर पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे तो हम समझते हैं जो CBI जांच हो सकती है, ED की जांच हो सकती है। आप कोयला माफियाओं के खिलाफ जिसका खिलाफ ये करवाना चाहते हैं, आप नाम दे के पार्लियामेंट में क्वेश्चन कीजिए। जो इनके खिलाफ ED की जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए, CBI की जांच पूरे कोयला चोरी के प्रकरण में होना चाहिए। तब ना हम मानेंगे जो आप कोयला माफियाओं के खिलाफ है, आप माफियाओं के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं। वो जिस दलदल में अपने सबसे ज्यादा धंसे हुए हैं वो दूसरों को गाली देना चाहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है, जो पक्ष और विपक्ष, उनके लिए तो सारे जनप्रतिनिधि ही खराब है, चाहे वो भाजपा के ही जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हो,
वो लोग भी खराब है, हम लोग भी खराब है। सिर्फ वो और उनके भाई जो है वो हरिश्चंद्र है, वो लोग साफ सुथरा व्यक्ति है, बाकी सारे लोग गलत। तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो भाजपा को टिकट नहीं देना चाहिए था। ऐसे एक अनपढ़ व्यक्ति को पार्लियामेंट में कभी नहीं भेजना चाहिए था, जो हमेशा से सबको गाली देते हैं, हमेशा से गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पूछिए, कुछ पूछ। गरीबों के विधायक हैं तो सबसे पहले तो 100 एकड़ जो कब्जा करके रखा है वो गरीबों को बांट देना चाहिए, एक एक डिसमिल करके बांट दे तो हम समझिएंगे, हम मान लेंगे वो गरीब का विधायक। कहा जो वो फ्लाईओवर जो निरसा और गोविंदपुर में वो जो सीना ठोक के कह रहे हमने करवाया, मैंने कहा तुमने कुछ भी नहीं करवाया। आप मान लीजिए जो 4 जून 2024 को इलेक्शन की रिजल्ट निकली, 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट निकला और शायद 24 तारीख को 24 जून को वोट टेकिंग हुआ पार्लियामेंट। 11 जुलाई 2024 को दोनों ओवरब्रिज की टेंडर निकली। मतलब आप 18 या 19 दिन का गैप हुआ। तो हो ये बात सही है, जो जैसे ही दिल्ली में सुना जो ढुल्लू महतो जीत गए हैं तब तक दिल्ली की गद्दी हिलने लगी और बिना डीपीआर बिना सर्वे का ही वो सैंक्शन हो गया। जो ढुल्लू जी आ रहे उसके पहले ही सारा सैंक्शन कर दे। ये तो एक अनपढ़ गवार व्यक्ति का काम है, वो अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन धनबाद की जनता तो अनपढ़ नहीं है। कोई भी आप इतनी बड़ी प्रोजेक्ट जब सैंक्शन हो रही है उसकी सर्वे होती है, इनिशियल सैंक्शन होती है, फिर डीपीआर बनती है, फिर डीपीआर सैंक्शन होती है, फिर वो मॉर्थ से सैंक्शन होती है, एनएच से फिर मॉर्थ पे जाते, फिर वहां सैंक्शन होती है, फिर टेंडर होती है, फिर वो बजट एलोकेशन होती है। क्या ढुल्लू का कहना है जो किसी का कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है? क्या गोविंदपुर नागरिक समिति इसके लिए लड़ाई नहीं की है? क्या निरसा नागरिक समिति लड़ाई नहीं किया? क्या हम लोगों ने 1.5 साल तक एनएच का काम रोक के, जब रघुवर दास जी सीएम थे, गडकरी जी वहां आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी, तब सांसद महोदय हमारे पीएन सिंह भी थे। हमारे पीएन सिंह की कोई भी भूमिका नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ढुल्लू महतो जीतते ही वो टेंडर हो गई 18 दिन में। ये तो किसी को बेवकूफ बनाए तो वो भी सोच समझ के बेवकूफ बनाना चाहिए। हमारे लोग जो है इतने अनपढ़ थोड़े ना है, उनकी कोई भूमिका नहीं, उनकी जीरो भूमिका है। हाँ ये है जो उनके कार्यकाल में वो सांसद बने, उनके कार्यकाल में पैसा की एलोकेशन हुई है, बजट की एलोकेशन हुई है। वो तो कुछ भी टेंडर होगा, डीपीआर पास होगा तो बजट की एलोकेशन होगी। उनके कार्यकाल में वो काम स्टार्ट हुई है, ये है। तो वो तो ऊपर वाले की देन है और पीछे की लोगों की काम है जो वो किए। मैं कहता हूं, ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ढुल्लू के कार्यकाल में एक ड्रेन तक दिल्ली से वो नहीं ला सका। ड्रेन, मैं कहता हूं ड्रेन, ट्रेन नहीं। अभी तक एक काम उसने दिल्ली से सैंक्शन करवा नहीं सका। गया पुल जो मैंने हमेशा सुना है धनबाद के आपके विधायक का राज सिन्हा जी को उठाते हुए, शेखर जी भी कई बार जब भी मुख्यमंत्री से मिले हैं वो उठाए थे। राज सिन्हा जी हमेशा विधानसभा में इस मामले को उठाते रहे, और अगर किसी का देन मांगेंगे तो इनकी देन है। लेकिन जैसे ही जिस दिन कैबिनेट से सैंक्शन हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, नेक्स्ट दिन ढुल्लू जी कहते हमने करवा दिया। और किसी का कोई भूमिका नहीं है, सब ढुल्लू जी करवा रहे। मैंने ढुल्लू को कभी गया पुल को लेके उठाते नहीं देखा। वो गया पुल गया में है ना मुंगेर में, यही नहीं जानते हमको लगता है। तो जो भी सैंक्शन हो रही है ढुल्लू बोलते हैं हमने करवा दिया। अरे आप अपनी कुछ तथ्य तो दिखाएंगे जो भाई ये करके हमने सैंक्शन करवाए।
कुछ चीजें पार्लियामेंट पे उठाए, स्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से उठाएं, बहस में नहीं, स्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से उठाएं वो। और धनबाद में जो काम रुकी हुई है उन तमाम चीजों को करवाएं। गलत जो माफिया हैं कोयला चोरी के खिलाफ, तमाम चीजों के खिलाफ वो वहां पर सीबीआई जांच, उच्च स्तरीय जांच की मांग करे, तब मैं समझूंगा वो सही जनप्रतिनिधि है। नहीं तो लोगों को बेवकूफ बनाना, बाहरी भीतरी को लड़ाई करवाना, यही उनका काम है। और एक विदेश भाव लोगों के बीच में पैदा कर। फ्लाईओवर बनी है, वो फ्लाईओवर किसी कंपनी को मिला, उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दूसरी एक कंपनी को दिया, हाँ जीत एशिया को दिया गया है। और उसके बाद वो सब कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ एक कोयला माफिया को दे दिया गया, जिसका कैंपस में आज वो काम हो रहा है। इसलिए 1.5 साल हो गया, मैंने कभी गोविंदपुर में रोकने नहीं किया, लेकिन मेरे क्षेत्र में काम होगा तो निश्चय ही ये प्रोटोकॉल कहती है जो भाई हम लोगों को शिलान्यास करवाएगा वो सम्मान दे। हम ये नहीं कह रहे हमने लड़ा है उस चीज के लिए, ढुलू महतो ने नहीं लड़ा है, हमने लड़ा है, हमने धरना दिया, सब कुछ किया। तो वो आदमी, वो व्यक्ति को आज कोयला माफिया वो कोयला चोरी भी करेगा, बालू सप्लाई भी करेगा, गिट्टी सप्लाई भी करेगा, मैन पावर सप्लाई भी करेगा, ये तो हम लोग नहीं मान सकते। और दूसरी की जमीन में, एक गोपालगंज की भंडारी और चंद्रा की जमीन पर 13 एकड़ जमीन पर वो पूरी प्लांट बैठ गई और उसको धमकाया जा रहा है आज बंदूक से, जो भाई तुम अपने जमीन पर ये मत करो। उसकी जमीन के एवज पर 25 लाख रुपया करके जो है वो भाड़ा तहसील रहे जीत एशिया से। तो प्रशासन जांच करे, जिस जमीन पर वो प्लांट लगी है वो जमीन किसका है, वो उस कोयला माफिया का है न यहाँ के गांव वाले का है, गोपालगंज के गांव वाले का है जिसका वो भाड़ा तसल्ली कर रहे हैं। अगर ढुल्लू में दम है तो उसकी जांच करे, खुद जांच करे और वो जमीन खाली करवाए, और नहीं तो उस जमीन के एवज पर जो भाड़ा बैठती है वो दिलाए। तो मैं किसी को भी निरसा में और एक माफिया को पनपने नहीं दूंगा जो निरसा की जनता को धमका के काम करेगा। यदि कोई सोच रहा निरसा में धमका के कोई काम कर लेंगे तो हम ये गलत फहमी है। पुल बनेगी, ओवरब्रिज बनेगी, उसके लिए निरसा की जनता ने, गोविंदपुर की जनता ने लड़ाई किया, लेकिन वो सम्मान के साथ ही बनेगी, नहीं तो फिर दूसरी रास्ता हम लोग अपनाएंगे। जो जिस तरीके के व्यक्ति है वो उसी तरीके का सोच रखता है। वो खुद रंगदार और कोयला चोर हैं, इसलिए दूसरे को भी वो सोचता है जो वो रंगदारी